बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे डोमेन बैक्टीरिया, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट है, हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि डोमेन बैक्टीरिया है क्या। प्रीवियसली इंक्लूडेड इन किंगडम मोनरा, तो डोमेन बैक्टीरिया को किंगडम मोनरा में रखा गया, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया हैं उसका जो किंगडम है वो किंगडम मोनरा है। अब ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये होते हैं ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, उसको हम कहते हैं कि ये ट्रू बैक्टीरिया है। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डोमेन आर्किया भी पढ़ा था, उसके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन वो बैक्टीरिया नहीं है, उसकी डोमेन सेपरेट है, वो है आर्किया। आर्किया डोमेन अलग है और बैक्टीरिया डोमेन ये अलग है। तो इसलिए जो बैक्टीरिया डोमेन में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे हम उसको कहेंगे ये ट्रू बैक्टीरिया है। डिफरेंट फ्रॉम आर्किया एंड यूकैरिया, यानी कि दो डोमेन आर्किया और यूकैरिया से ये टोटली डिफरेंट होता है डोमेन बैक्टीरिया के ऑर्गेनिज्म। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्रोकैरियोटिक होता है ये, यानी कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। अगर आप इसकी ये स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियस नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं। तो इसलिए क्या है, नो ट्रू न्यूक्लियस, तो इसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। सेल वाल, इसकी सेल वाल किसकी बनी होती है? कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो बैक्टीरिया की जो सेल वाल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। यहाँ पर आपको ये वाली हेडिंग नज़र आ रही होगी, सेल वाल की। ठीक है, तो बैक्टीरिया की जो सेल वाल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। जेनेटिक मटेरियल, सर्कुलर डीएनए इन न्यूक्लियोइड। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये साइटोप्लाज्म की हेडिंग आपको नजर आ रही है, जितना भी ग्रीन एरिया है इसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। अब इसके अंदर ये जो येलो शेप आपको सर्कुलर सब्सटेंस नजर आ रही है, ये इसका डीएनए है। ठीक है, और जिस एरिया में डीएनए प्रेजेंट होता है उस एरिया को कहते हैं न्यूक्लियोइड। यानी कि अब ये पूरे का पूरा एरिया येलो कलर वाला ग्रीन कलर के अंदर, इसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। यानी कि ये वो एरिया है जहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड, स्मॉल डीएनए एडिंग अडेप्टेशन। अब इस बैक्टीरिया के पास एक और एडिशनल डीएनए होता है, वो इधर इस तरह से सर्कुलर होता है, और वो एडिशनल डीएनए होता है जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। यानी कि फॉर एग्जांपल हम इंसुलिन तैयार करते हैं तो वो इस प्लाज्मिड के जरिए तैयार करते हैं। अब ये तो हमारा इस्तेमाल हो गया कि हम प्लाज्मिड कहाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया इसको किस लिए इस्तेमाल करता है? बैक्टीरिया इसको इस्तेमाल करता है एडिंग अडेप्टेशन। यानी कि बैक्टीरिया अगर ऐसे इन्वायरमेंट में चला जाता है जो उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो बैक्टीरिया को इन्वायरमेंट बेयर करने की जो सलाहियत पैदा करता है वो प्लाज्मिड करता है। यानी कि ये जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसा बैक्टीरिया को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड का एक फ़ायदा भी है बैक्टीरिया को। फॉर एग्जांपल अगर हम ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट, अगर हम लॉन्ग टाइम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे एक ही बैक्टीरिया के अगेंस्ट, उसका जो प्लाज्मिड होगा बैक्टीरिया का, वो इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर देगा। जैसे ही रेजिस्टेंस पैदा करेगा तो हम जितनी मर्जी एंटीबायोटिक लेंगे तो बैक्टीरिया के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा और हमारी बीमारी नहीं जाएगी। ये किसकी वजह से हुआ? ये प्लाज्मिड की वजह से हुआ कि प्लाज्मिड ने अपने आप को इस तरह से बना लिया कि वो बैक्टीरिया को डिफेंड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया वो रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिशन के जरिए। बाइनरी फिशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, तो अब इस बैक्टीरिया ने डिवाइड करना है, यानी अपने बच्चे पैदा करने हैं, तो ये एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? बाइनरी फिशन के जरिए। बाइनरी फिशन का मतलब होता है एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब ये बैक्टीरिया है तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो एक सेल ये बन जाएगा और एक ये सेल बन जाएगा। तो इन सेल को हम फिर कह देते हैं डॉटर सेल। ये डॉटर सेल बन गए। नेक्स्ट है इसकी न्यूट्रिशन मोड देखें। ऑटोट्रॉफ, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं और वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, लेकिन उसकी इक्वेशन अलग होती है फोटोसिंथेसिस से, जो प्लांट के अंदर होती है। हम प्लांट में वाटर को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया यहाँ पे H2S को इस्तेमाल करेगा और अपनी जो फूड है वो बनाएगा। लेकिन अगर हम प्लांट में देखें तो प्लांट H2O यूज़ करता है अपनी फूड की प्रोडक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफ। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपनी खुराक को तैयार नहीं करते, लेकिन वो किसी दूसरे की खुराक पर इन्हिसार करते हैं। जिस तरह अगर हम पैरासाइट देखें तो पैरासाइट वो खुद खुराक तैयार नहीं करेंगे, वो अपने होस्ट की खुराक को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह डीकम्पोजर देखें तो डीकम्पोजर भी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। डीकम्पोजर भी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, वो डेड बॉडी की जो बॉडी है उसको डीकम्पोज करते हैं और उससे अपनी खुराक हासिल करते हैं। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी देखें तो कुछ बैक्टीरिया है उसकी शेप कोकस होगी। कोकस का मतलब है राउंड शेप। अगर आप इस यहाँ पे देखें तो ये कोकस है, इसमें आपको डिफरेंट बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं, एक से ज़्यादा सेल, और उसकी जो शेप है वो राउंड शेप है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं बेसिलस। बेसिलस जो बैक्टीरिया हैं वो रॉड शेप होते हैं। ये आपको तीन बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं, यानी कि ये ऐसी शेप होती है, रॉड शेप इसको कहते हैं।
कुछ बैक्टीरिया होंगे जो स्पाइरल शेप होंगे, यानी कि स्पायरेला, यानी कि आप यहाँ पे देखें स्पायरोकाइटी, ये एक बैक्टीरिया की स्पीशीज़ है। तो ये आपको इस तरह से स्प्रिंग नमा इसकी जो स्ट्रक्चर है वो नज़र आ रही है, ये है स्पायरेला। कुछ बैक्टीरिया जो है वो विब्रियो यानी कि कॉमा शेप होंगे, आप ये देखें, ये आपको इस तरह से नज़र आएंगे, ये कॉमा शेप है यानी कि ऐसे नज़र आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी अरेंजमेंट। अगर बैक्टीरिया सिंगल है, यानी कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कोकस की। कोकस जो बैक्टीरिया है वो राउंड शेप होता है, अगर सिंगल है तो उसको हम कोकस कहेंगे। लेकिन अगर वो डबल आ जाएगा, यानी कि एक डबल शेप में दो कोकस इस तरह से जुड़े होंगे, तो उसको हम कह देते हैं डिप्लोकोकस या डिप्लोकोकाई। ठीक है, इसी तरह अगर एक से ज़्यादा कोकस ऐसे जुड़े हों, दो से ज़्यादा चेन की फॉर्म में, तो उसको हम कह देते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, और कुछ ऐसे क्लस्टर की फॉर्म में जुड़े होते हैं, उसको कह देते हैं स्टेफाइलोकोकस या स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, तो ये स्टेफाइलोकोकाई वो होंगे जो क्लस्टर की फॉर्म में होंगे, ऐसे क्लस्टर कहते हैं गुच्छे को, तो ये ऐसे गुच्छे की फॉर्म में आपको नजर आएंगे, तो उसको हम कह देते हैं स्टेफाइलोकोकस। आगे एक बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रक्चर है जिसको फ्लैजेला कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये विप लाइक स्ट्रक्चर है फॉर मूवमेंट, तो ये मूवमेंट करने में हेल्प करती है। अगर हम इसमें देखें तो ये फ्लैजेला है, ये आपको रेड कलर का जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये फ्लैजेला है और इसका काम होता है बैक्टीरिया को मूवमेंट करवाना। नेक्स्ट है पीली एंड फिब्री, एयर अटैचमेंट एंड जेनेटिक ट्रांसफर। बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर इस तरह से हेयर लाइक, जो फ्लैजेला से तो छोटे होंगे लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर नजर आती है, जिसको हम पिली कहते हैं या फिम्बरी कहते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये किसके लिए यूज़ होती है, ये यूज़ होती है कि बैक्टीरिया अगर किसी हार्ड सब्सटेंस के साथ अटैच होता है तो उसको अटैचमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, और दूसरा इसका काम क्या होता है कि ये जेनेटिक ट्रांसफर में भी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया के पास ये डीएनए है, इस बैक्टीरिया ने ये डीएनए इधर ट्रांसफर करना है, तो वो कैसे करेगा कि यहाँ पे जो शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम पीली कहते हैं, एक बैक्टीरिया की पीली और दूसरे बैक्टीरिया की पीली ऐसे मिलेगी, और ये जो डीएनए है ये इधर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन के जरिए एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया एरोब्स भी होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी उसके लिए ज़रूरी है तभी वो ग्रो करेंगे। और कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, एनारोब होते हैं, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। कुछ बैक्टीरिया फैकल्टेटिव होते हैं। फैकल्टेटिव कहते हैं ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर ऑक्सीजन का कोई असर नहीं होता, चाहे हो या ना हो, उन्होंने ग्रो करना है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट एरोब्स यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनको ज़रूर ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो मर जाएंगे। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऑब्लिगेट एनारोब। एनारोब, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया अगर उसको ऑक्सीजन ना मिले तब वो जिंदा रहेंगे, अगर ऑक्सीजन आ गई तो वो मर जाएंगे। इसी तरह कुछ होते हैं माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो एरोफिलिक ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन चाहिए लेकिन स्मॉल अमाउंट में, अगर ज़्यादा अमाउंट में मिलेगी तो वो ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, एक है बैक्टीरिया एरो टॉलरेंट। एरो टॉलरेंट कहते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ही माइन्यूट मिकदार में उसको ऑक्सीजन चाहिए तब वो ग्रो करेंगे, अदरवाइज वो ग्रो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कुछ बैक्टीरिया एक्सट्रीमोफाइल होते हैं। एक्सट्रीमोफाइल का मतलब क्या है कि ये ज़्यादा टेम्परेचर पर रहते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, पैथोजेनिसिटी यानी कि डिजीज़ काज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अगर हम बात करें एच प्लोरी, आपने नाम सुना होगा एच पाइलोरी। ये एक बैक्टीरिया है जो आपके स्टमक में होता है। अगर ये स्टमक में आ जाए तो आपके स्टमक के अंदर HCl जो एसिड होता है, HCl एसिड, उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और उससे फिर आपको एसिडिटी होगी, जलन होगी सीने पे। तो ये इस बैक्टीरिया की वजह से होती है। कुछ बैक्टीरिया क्या सिम्बायोसिस के जरिए रहते हैं, यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ताल्लुक बनाकर रहते हैं। अब उसकी दो टाइप्स हैं, म्यूचुअलिज्म है और कॉमेंसलिज्म है। म्यूचुअलिज्म अगर देखें, म्यूचुअलिज्म में आ जाएंगे वो बैक्टीरिया जो प्लांट के साथ रहते हैं, रूट नोड्यूल्स, यानी कि रूट के साथ इनकी अटैचमेंट होती है, और ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ताकि प्लांट उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकें, और बदले में ये प्लांट से फूड को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करते हैं और शेल्टर भी लेते हैं। ठीक है, इसी तरह कॉमनसलिज्म बैक्टीरिया होते हैं। कॉमनसलिज्म बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं, खुद का या तो वो दूसरे को फ़ायदा देंगे और खुद फ़ायदा नहीं लेंगे, या फिर खुद फ़ायदा लेंगे और दूसरों को कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं देंगे। नेक्स्ट है, अगर हम बैक्टीरिया के मेजर ग्रुप देखें, प्रोटियोबैक्टीरिया, तो प्रोटियोबैक्टीरिया में आ जाते हैं इकोलाई, राइजोबियम।
फिर्मिक्योर्स बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के ग्रुप्स के नाम है। तो उसमें आ जाते हैं बैसिलस, लैक्टोबैसिलस। इसी तरह एक्टिनोबैक्टीरिया, इसमें आ जाते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस और माइकोबैक्टीरियम। इसी तरह साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया में आ जाएंगे एनाबिना और स्पाइरोलिना। इसके बाद है स्पाइरोकाइटी, इनमें आ जाएंगे ट्रेपोनिमा पैलिडम। ये सारे बैक्टीरिया की एक ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें कुछ बैक्टीरिया की सिफीज रखी हुई हैं। असिडोबैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में जिंदा रहते हैं, और एक्ओफीसी, ऐसे बैक्टीरिया जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डोमेन बैक्टीरिया। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, और अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।